राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ हूं मैं सोनल दहिया। लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद अब सबकी निगाहें विधानसभा पर टिकी हैं। बीजेपी, कांग्रेस से लेकर दूसरी सियासी दल चुनाव की तैयारी में लगातार जुटे हुए हैं। सीएम नायब सैनी ने विधायकों के साथ हुई बैठक में विधानसभा की अभी से तैयारी के निर्देश देते हुए सभी विधायकों को तैयारियों में जुटने को कहा है। वहीं दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव से गदगद कांग्रेस अभी से हरियाणा में सरकार बनाने का दावा कर रही है, यानी कांग्रेस ने अभी से चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। वहीं विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक हुई है। बैठक में विधानसभा चुनाव समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है, लेकिन इन तैयारियों के बीच प्रदेश में एक बार फिर से गठबंधन में तकरार दिखने लगी है। लोकसभा चुनाव साथ लड़ने वाली कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की राहें विधानसभा में अलग होती नजर आ रही हैं। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा विधानसभा चुनाव खुद के दम पर लड़ने का दावा कर रहे हैं। हुड्डा की माने तो कांग्रेस को विधानसभा में किसी बैसाखी की कोई जरूरत नहीं है। कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने में सक्षम है, यानी हुड्डा ने लोकसभा चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी से किनारा कर लिया है। वहीं हुड्डा के बयान पर आम आदमी पार्टी ने पलटवार किया है। आप नेता अनुराग ढांडा ने कहा कि हुड्डा चुनाव लड़ने में कितने सक्षम है सबको पता है। पिछली बार पिता पुत्र चुनाव हार गए थे। साथ ही अनुराग ढांडा ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पर भीतरघात के आरोप लगाए हैं। ढांडा रणदीप सुरजेवाला पर सवाल खड़े करते हुए कह रहे हैं कि सुरजेवाला के गढ़ में गठबंधन प्रत्याशी कैसे हारा, ये सोचने वाली बात है। ये जो पार्लियामेंट का चुनाव है वो राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन था और पार्टी ने फैसला किया एक टिकट जो है आम आदमी पार्टी ने। जहां तक प्रदेश के चुनाव का चुनाव है अभी तक कोई हमारा किसी गठबंधन नहीं है। कांग्रेस खुद में सक्षम है। मैंने बताया 46 से कितने नंबर जाएंगे। ये गठबंधन देश और संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर किया गया गठबंधन था। स्टेट के अंदर हमारा कोई गठबंधन नहीं है। 90 की 90 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी अपने दम पे चुनाव लड़ेगी, अपनी ताकत से चुनाव लड़ेगी, इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है। और यही भूपेंद्र हुड्डा जी थे जो पहले कहते थे कि हम सक्षम है 10 की 10 लोकसभा सीटें लड़ने में। मैंने तब भी बताया था काहे के सक्षम है भाई, बाप बेटा दोनों हार गए थे पिछला लोकसभा चुनाव। ये तो आम आदमी पार्टी को धन्यवाद कीजिए कि हमने इंसिस्ट करके लगातार कह के ये गठबंधन किया, जिसकी वजह से 5 सीटें कांग्रेस पार्टी को हरियाणा के अंदर नसीब हो गई। और आज भी ज्यादा अहंकार में आने की जरूरत नहीं है हुड्डा साहब। ना आपके पास नंबर है, ना भारतीय जनता पार्टी के पास नंबर है बहुमत का नंबर आम आदमी पार्टी के पास है। इसलिए अपनी स्थिति में रहिए और लोगों ने जो आपको मत दिया है उसको अपना मत समझ के अहंकार में मत आइए। देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए लोगों ने मतदान किया था। ये यकीन करना संभव नहीं है कि कैथल में रणदीप सुरजेवाला जी इतने बड़े नेता, कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, पता नहीं कहां कहां किन स्टेट्स में कहते हैं चुनाव लड़वाए हैं, प्रभारी रहे हैं। कैथल के अंदर बताते हैं कि कद्दावर नेता है हमारा, सिक्का चलता है। अपना खुद का चुनाव 500-700 वोट से शायद वो पिछली बार विधानसभा में रह गए थे, मुश्किल परिस्थितियों में जब वो जींद से हार के आए थे बुरी तरह से, तीसरे नंबर पे रह के। समझ आता है कि 500-700 वोट से वो रह गए थे, लेकिन ये समझ नहीं आता कि वो अपने चुनाव में पिछली बार 500-700 वोट से रह गए थे। उसके बाद बीजेपी के खिलाफ इतनी एंटी वेव भी चल रही है, उसके बावजूद कैथल के पूरे कैंपेन का प्रतिनिधित्व करने वाले रणदीप सुरजेवाला जी के इलाके में 17,000 वोट से पीछे कैसे रह गए हम लोग? गठबंधन पीछे कैसे रह गया? क्या कांग्रेस से उसमें भी आगे गठबंधन जारी रखेंगे? देखिए, अलायंस पहले से ये बहुत साफ है कि ये अलायंस लोकसभा चुनाव के लिए था। लोकसभा चुनाव हमने ईमानदारी से मिल करके लड़ा है। दिल्ली जो विधानसभा का चुनाव है उसके लिए देश भर में कोई गठबंधन नहीं है और दिल्ली के अंदर दिल्ली की जनता के साथ मिल करके हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे। देखिए, हुड्डा साहब जो है लड़ाई लड़ रहे हैं अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। उनको ना पार्टी की ज़रूरत है, ना किसी सहयोग की ज़रूरत है, ना किसी गठबंधन की ज़रूरत है। वो एक निश्चय करके चल रहे हैं कि जैसे तैसे करके राजनीति में अपने बेटे को स्थापित करें। 19 में 10 पे लीड किया था, 31 पे पहुंचे थे। अब 46 पे लीड करा तो आप अंदाजा लगा सकते हो कितने पहुंचेंगे। 70 प्लस का बोल दिया आपने, 70 पार का कर दिया। नारा तो देखो, नारों से नहीं, हम हमारे काम से वोट में आएंगे।
नारे तो कोई कितने पार लगा रहे, इन्होंने ये 75 पार लगा रहे थे पिछली बार 40 आई, अब के क्या कितने पार लगा रहे थे 400 पार कितनी आई। तो ये है कि हमारे काम से जो 10 साल का आकलन किया लोगों ने, उसके हिसाब से हमारे को वोट मिले। और भी तो आंसू ऑफिस का असर पड़ेगा। मैंने तो मान लिया है कि सीटें घटी हैं, इसका एनालिसिस करेंगे। अगर एनालिसिस करने के बाद ही पता लगता है कि क्यों घटी है। सर कुछ अलग से रणनीति बनाई जाएगी विधानसभा चुनाव को लेकर? देखिए, रणनीति तो हर बार हर चुनाव की बनती है, लेकिन जो वर्तमान चुनाव परिणाम आए हैं इनको ध्यान में रख करके जो आवश्यक होगा वो करेंगे। सर पार्टी संगठन राष्ट्रीय आपको अलग जिम्मेदारी देता है, सुनने में आया राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेवारी भी मिल सकती है सर। देखिए, मेरा काम जितना मेरे और हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर पंकज बेनीवाल बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रविंद्र ढुल कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सुखबीर तंवर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही निशा शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ेंगी कुछ ही देर में, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सुखबीर तंवर आपका रुख कर लेती हूँ, क्योंकि अभी तो नतीजे आए ही हैं। आपने गठबंधन में चुनाव लड़ा, पूरे तरीके से आपने कहा कि जोर आजमाइश दोनों पार्टियों की तरफ से की गई प्रत्याशी को जितवाने की, लेकिन जैसे ही नतीजे आते हैं तो फिर आपके सुर बदले बदले नजर आते हैं। क्या गठबंधन में दम नहीं था, या फिर आपको लगता है कि जिनके साथ गठबंधन किया उन पर आपको भरोसा नहीं था? देखिए, जिस प्रकार से समस्त राष्ट्र में इंडिया गठबंधन का गठन हुआ और उसके बाद जिस प्रकार से समस्त राष्ट्र में चुनाव लड़ा गया और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जो विगत के 10 वर्षों में जो एब्सोल्यूट मेजोरिटी लेकर आ रही थी, जिस प्रकार से 400 पार के नारे को तोड़ा गया और भारतीय जनता पार्टी को मजबूर होना पड़ा कि गठबंधन के सहयोगों नहीं तो दो अपनी बात करिए ना सर, मेरा सवाल शायद आपने सुना नहीं। मैंने सुन लिया आपका हाँ। सवाल, सुन लीजिए पहले बात, पहले सुन लीजिए बात पहले। जिस तरह से जो एनडीए का बार बार आज के संबोधन में भी देखें और पीछे जब जिस दिन ये मीटिंग हुई थी, जिस दिन चुनाव परिणाम आए थे, उस दिन से एनडीए की प्रासंगिकता बढ़ गई है। इससे पहले 10 वर्ष तक एनडीए अप्रासंगिक हो गया था। रही बात आपके सवाल की, निश्चित तौर पे जो कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, जो आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं, दिल्ली और इसे नहीं है। आगे जैसा विषय आएगा जो दोनों दलों के जो शीर्ष नेतृत्व वो तय करेंगे, उसमें कोई बट की बात ही नहीं है। रही बात बयान और ये सब बातें तो चलती रहती है राजनीति में, बयान नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? नहीं, दोनों दलों के शीर्ष नेतृत्व आगे तय करेंगे, लेकिन उससे पहले आपने एक दूसरे पर छींटाकशी शुरू कर दी। नहीं, कोई छींटाकशी नहीं है, कोई छींटाकशी नहीं है। उन्होंने अपनी बात रखी है और व्यक्तिगत तौर पे, और आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं गोपाल राय जी, उन्होंने अपनी बात रखी है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब अपनी बात रख रहे हैं। बाकी ये तो आप कहना चाह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी से अनुराग ढांडा ने जो कुछ कहा, आम आदमी पार्टी के नेता जो कुछ कह रहे हैं, उससे आपका कोई ताल्लुक नहीं? नहीं, वो उनका व्यक्तिगत बयान है। व्यक्तिगत तौर पे उन्होंने अपना कहा है। आम आदमी पार्टी का इस बयान से, इस तरह से जो कहा गया है, जो आक्षेप लगाए गए हैं कि भाई हरा दिया या ये कर दिया, इन बातों से आम आदमी पार्टी का संबंध नहीं है। ये उनका निजी बयान है। रविंद्र ढुल जी, आप पर सवाल उठाए जाते हैं, गठबंधन में आप चुनाव लड़ते हैं, लेकिन जैसे ही नतीजे आते हैं उसके बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है, और जब कोई प्रतिक्रिया पब्लिक डोमेन में आ जाती है उससे फिर आम आदमी पार्टी के नेता किनारा कर लेते हैं। ये कैसी पॉलिटिक्स चल रही है? देखिए, इनके वाइस प्रेसिडेंट ने इस प्रकार के बयान दिया और प्रधान जो है सुशील गुप्ता जी, जो खुद वहां पे कैंडिडेट थे, उन्होंने उसको बड़ा क्लियर तौर पे कह दिया कि ये पार्टी का बयान ना माना जाए और ये उनकी निजी राय। ये क्लैरिफिकेशन आम आदमी पार्टी की इंटरनल पहले ही हो चुकी थी। हमारे तंवर साहब ने तो उसको केवल एक बार रीट्रेट किया है। जहां तक बात रहेगी मदद करने या ना करने की, ये बिल्कुल तय है, सबको पता है किसने किसकी कितनी मदद की है और कितनी नहीं की है। और अशोक हुड्डा जी का तो क्यों, अशोक हुड्डा जी के ऊपर बयान लगाने से पहले कम से कम ढांडा जी को कम से कम सोच लेना चाहिए था, उनकी सीनियोरिटी के बारे में, उनके इतिहास के बारे में, सब चीजों के बारे में। पूरा थानेसर, मैं पर्सनली जानता हूँ कि हमारे परिवार के सदस्य पूरा थानेसर पैदल घूमे, पूरा थानेसर डोर टू डोर उन्होंने बाई फुट किया है। और उन्होंने उनके बारे में जो है आरोप लगाने से पहले कम से कम 10 बार अपने आईने को देखना चाहिए था। लेकिन ठीक है, जब पार्टी ने अपने लेवल पे बड़ा क्लियर तौर पे क्लैरिफाई कर दिया कि उनका निजी बयान है और इस बयान से हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो इसलिए इस बात पे यही कहीं खत्म करता हूँ। अदरवाइज मैं
बूथ वाइज बता देता किसने किसकी कहां पर नहीं, कितनी मतलब मैं ये बात समझ नहीं पा रही कि एक पार्टी के नेतृत्व से जुड़ा हुआ आदमी जब कोई बात कहता है तो उसको फिर इतने बड़े स्तर तक वो बात चली भी जाती है, वो बाकायदा उस पर अपना बयान देते हैं कि हमारा नुकसान किया है कांग्रेस पार्टी ने, और उसके बाद फिर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी किनारा कर लेते हैं, कांग्रेस की तरफ से भी कहा जाता है कि हाँ वो बात खत्म हुई, तो मतलब ये मानकर चला जाए कि आप साथ साथ हैं। देखिए, जहां तक बात अनुराग जी की है तो मैं मानता हूं कि अनुराग जी की तरफ से जो चीजें बोली गई है वो पूरी तरह से पॉलिटिकली इमेच्योरिटी है। इस तरह की चीजें नहीं बोलनी चाहिए सार्वजनिक डोमेन में, इस तरह की चीजें कभी भी नहीं बोलनी चाहिए। इनके प्रदेश अध्यक्ष ने स्पष्ट तौर पे कह दिया है कि भी कोई मतलब नहीं है हमारा। जहां तक बात कांग्रेस की रही थी, जब इनके प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से क्लैरिफिकेशन आ गई तो कांग्रेस की तरफ से हमें बोलने की कोई आवश्यकता रह ही नहीं जाती। अब रह गई गोपाल राय जी की जो दिल्ली की कल की स्टेटमेंट थी, वो दिल्ली का नेतृत्व देखेगा, उससे हमारा कोई मतलब नहीं। हाँ, कांग्रेस कल भी कांग्रेस ने कहा था, आज भी कह रही है, हम पूरी तरह से सक्षम है। हमारे 30 विधायक है आज के दिन में भी, हमारे 5 सांसद है आज के दिन में। तो कांग्रेस के सक्षम होने पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं हरियाणा के अंदर नहीं लग सकता। कांग्रेस आज के दिन में जो है सरकार बनाने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ ठीक है भाई, कल को कोई गठबंधन होगा नहीं होगा, इसका क्या स्वरूप होगा या नहीं होगा, ये तो भविष्य के अंदर आज तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर पंकज बेनीवाल, विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जब इस तरह की प्रतिक्रियाएं आती हैं तो फिर बैठे बिठाए सत्ता पक्ष को तो मौका मिल जाता है घेरने का। नमस्कार सोनल जी, सभी साथियों को नमस्कार, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए सोनल जी, मैंने अपनी पूर्व की डिबेट्स में भी जब ये गठबंधन बना था तब से मैं कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल और भूपेंद्र सिंह हुड्डा या आम आदमी पार्टी की इकाई जो हरियाणा की है, वो पहले एक दूसरे पर छिक के गालियां दिया करते थे। जैसे ही ये अलायंस हुआ, उसके बावजूद अरविंद केजरीवाल या अरविंद जो 40 की इनकी स्टार प्रचारकों की लिस्ट थी, क्या कांग्रेस के 9 जो एमपी के कैंडिडेट थे, क्या एक के भी प्रचार में गए? क्या सुखबीर तंवर जी बैठे हैं, बता देंगे। तो इनका जो गठबंधन था वो गठबंधन नहीं, वो ठगबंधन था। वो हरियाणा की जनता को, देश की जनता को ठगने के लिए 2 शब्दों का प्रयोग किया इन्होंने, लोकतंत्र का और संविधान का। लेकिन अरे अब लोकतंत्र, लेकिन यहाँ तो नेताओं के नाम रविंद्र जी गिनवा रहे हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की है। नहीं, मैं तो सोनल जी बता रहा हूं आपको, मेरा जो वो सुनो आप, ये सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचारियों का गठबंधन था कि हमें एक दूसरे को बचाना है, हम सारे भ्रष्टाचारी हैं। नहीं तो आम आदमी पार्टी का जो जन्म है वो कांग्रेस के खिलाफ हुआ। आप अतीत में जाएं सबसे पहले 2012 में कि अरविंद केजरीवाल किस पार्टी के खिलाफ खड़े हुए थे, किस सरकार के खिलाफ खड़े हुए थे? मनमोहन सिंह की सरकार, सोनिया गांधी के खिलाफ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ खड़े हुए थे। लेकिन पहली ही सरकार बनाते हैं वो दिल्ली के अंदर पंजाब इसमें कांग्रेस के साथ मिलकर के, फिर कहते हैं कि इन्होंने हमारा साथ नहीं दिया। लेकिन आज संविधान और लोकतंत्र की बात करने वाले सारे इंडी गठबंधन के लोग आज अचानक से संविधान और लोकतंत्र कहां चला गया? क्या इनके अंदर आपसी मतभेद हो गए? क्योंकि ये लोग चाहते ही नहीं थे कि कोई भी अपने साथ मिले। अब चूंकि विधानसभा चुनाव आएगा, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कभी भी आम आदमी पार्टी को अपने साथ नहीं लेगी, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पहले ही कहा था कि इनका तो कोई सौदा है को नहीं। ये हरियाणवी में यू की यू शब्द भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बोले हुए हैं कि भाई इनका तो आम आदमी पार्टी का तो कोई सौदा है कौन है हरियाणा में। तो ये अपनी जमीन तलाश रहे थे। और अनुराग ढांडा और सुशील गुप्ता के 2 गुट ऑलरेडी पैरेलल चल रहे हैं। ये आज के बयान से समझ में आता है कि अनुराग ढांडा के पीछे आम आदमी पार्टी का बैनर तो लगा हुआ है, लेकिन सुशील गुप्ता कहते हैं कि ये इनका निजी बयान है। निजी बयान होता तो पार्टी के बैनर के नीचे बयान नहीं होना चाहिए था, लिस्ट लेके नहीं बैठना चाहिए था। क्या वो अनुराग ढांडा, राव दान सिंह भी अपने बूथ से हार गए, तो क्या कहेंगे वहां पर? ऐसे तो आपके नेताओं की भी बहुत लंबी फेहरिस्त है डॉक्टर पंकज बेनीवाल, जो अपने अपने इलाके से हार गए। मैं बात कर रहा हूं आपको इंडिया अलायंस और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच। मैं कैथल से ही आते हैं अनुराग ढांडा। अनुराग ढांडा खुद बताएं कि अपनी बूथ से कितने वोट दिलवाए, क्या जिताया क्या सुशील गुप्ता को? यह अनुराग ढांडा से पूछना पड़ेगा। आज कांग्रेस के प्रवक्ता को पूछना चाहिए कि कैथल से आते हैं अनुराग ढांडा, उन्होंने क्यों नहीं जिताया? वहां पर क्यों 17,000 और 18,000 की लीड से नवीन जिंदल जीत गए? अरे ये सिर्फ और सिर्फ ढोंग है, ढकोसला है, सिर्फ अपने आप को बचाने की ये जद्दोजहद थी इन लोगों की। लेकिन जनता ने देख लिया और जनता आने वाले समय में और अच्छे से देखेगी कि किस तरीके के ये लोग आज कुत्ते बिल्ली की तरह आपस में लड़ रहे हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी हरियाणा और दिल्ली के अंदर तो इलू इलू खेल रही थी, और पंजाब के अंदर हम आपके हैं और कौन कर रही थी। आज हरियाणा के अंदर भी आपस में ऐसे मतभेद सबको, हरियाणा की जनता को समझ में आ गए कि
इन दोनों ही पार्टियों को ना तो लोकतंत्र से मतलब था, ना ही संविधान से मतलब था, सिर्फ अपना उल्लू सीधा करके सत्ता को हासिल करना चाहते थे किसी भी सूरत में। ठीक है डॉक्टर पंकज बेनीवाल। निशा शर्मा हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ी हुई हैं। निशा जी, आपने सुना होगा अनुराग ढांडा का जो रिएक्शन आया है, जब देश के स्तर पर गठबंधन, इंडिया गठबंधन तमाम तरह के दावे कर रहा हो, प्रदेश के स्तर पर जब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में इस तरीके के दो फाड़ नजर आते हैं, आपको क्या लगता है, आप चूंकि वरिष्ठ पत्रकार हैं, किस तरीके का इम्पैक्ट जाता है? देखिए, जहां तक अनुराग ढांडा के बयान का सवाल है, तो उसको तो खारिज कर दिया सुशील जो गुप्ता, जो क्या बोलते हैं वहां के कैंडिडेट थे, तो उन्होंने ही कह दिया कि ये उनका व्यक्तिगत ये है, व्यक्तिगत बयान है। और दूसरी तरफ जो हुड्डा है वो भी ये कह रहे हैं कि भी इस बारे में क्या बोलते हैं, वैसे तो वो चुप्पी उन्होंने साधी हुई है, लेकिन फिर भी जब उनसे ये सवाल किया जाता है कि ये कैसा बयान है, वो उन्होंने भी यही कह के पल्ला झाड़ लिया कि ये उनका व्यक्तिगत बयान है, जबकि ऐसा भी कुछ नहीं है। अच्छा, ये कह के निशा जी कुछ संभावनाएं आगे के लिए छोड़ दी क्या? देखिए, ये जब कोई नेता ऐसी बात करता है, जबकि हुड्डा का एक कदावर नेता है और उनकी लीड में ये जो लोकसभा चुनाव है, जो कैंडिडेट हैं वो चुने गए थे और उन्होंने ही काफी कैंडिडेट दिए थे लोकसभा चुनाव के लिए, और उन्होंने ही ये बयान को खारिज कर दिया कि ये अनुराग ढांडा का व्यक्तिगत बयान है। हालांकि अनुराग ढांडा को ये कहीं ना कहीं से, तो ये मैं ये समझती हूँ कि कहीं ना कहीं से ये तो हवा आई है या सुगंध आई है कि ऐसा बयान उन्होंने दिया। हालांकि उनको इस मौके पर, जबकि विधानसभा चुनाव बिल्कुल सर पर है, नहीं देने चाहिए, और फिर भी उन्होंने ये बयान दिया है, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ तो है। कुछ तो कहते नहीं जो कि आग के पास जाओगे तो मतलब जलन की खुशबू, बदबू तो आएगी। तो ऐसे बयान जब आएंगे तो चर्चाएं भी होंगी, तो वो चर्चा तो हो ही रही है। हालांकि सभी इस बात को लेकर पल्ला झाड़ रहे हैं, लेकिन पल्ला झाड़ने से कुछ नहीं होता। सवाल ये है कि अगर विधानसभा चुनाव में भी इनका अलायंस होता है और ये जो मतभेद जो हो चुका आ रहे हैं उभर कर, ये विधानसभा चुनाव के लिए हानिकारक है। ठीक है, सुखबीर तंवर जी, आपके नेता, हालांकि आप इसको कितना ही कहें कि इस बयान से हमने किनारा कर लिया, लेकिन जिस कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज के साथ उन्होंने ये बात कही, क्या आपके पास प्रदेश में उतना जनाधार है? जब मामला सीधे तौर पर लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि कांग्रेस और आम आदमी, माफ कीजिएगा, बीजेपी के बीच नजर आया, उसमें आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का एक कैंडिडेट जो कि चुनाव हार गया, क्या आपके पास इतना वर्चस्व है क्या प्रदेश में, जो आप इस तरीके की बात करें कि हमारा जनाधार बहुत मजबूत है और हम अपने बलबूते सरकार बनाने में भी कामयाब है? देखिए, ये जो आपका प्रश्न है, इसका कोई अन्यथा विषय नहीं है। बात यह है कि आज जिस तरह से संगठन है आम आदमी पार्टी का, सभी जिलों में, सभी लोकसभा में, सभी विधानसभा क्षेत्रों में, उसके लिए अतीत में बहुत मेहनत हुई है और संगठन है, ये सब लोग मानते हैं। और जिन लोगों ने चुनाव लड़ा है, भाई 9 लोकसभा के उम्मीदवार रहे कांग्रेस पार्टी के और एक आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार रहे, तो उन 9 जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, इसके बारे में तो सही तो वो बता सकते हैं कि आम आदमी पार्टी की भूमिका उनके लोकसभा क्षेत्रों में क्या रही। दूसरी, भारतीय जनता पार्टी जो बात करती है भ्रष्टाचार की, लोकतंत्र की, तो मैं तो भारतीय जनता पार्टी से सवाल यही है कि लोकतंत्र की तो बात ही भूल जाओ। जिस प्रकार से शिवसेना और नहीं, आप लोगों की पार्टी चिल्ला कर आपका इंडिया में चिल्लाता था, आज लोकतंत्र कहाँ चला गया? मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, आपके गठबंधन का लोकतंत्र कहाँ है? नहीं, गठबंधन का कोई लिखित लोकतंत्र नहीं होता। जो लोकतंत्र का विषय आपने उठाया, वो आपकी पार्टी का विषय उसी वक्त समाप्त हो गया जब एनसीपी और शिवसेना में तोड़फोड़ करी। उसका असर क्या हुआ मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, आप भ्रष्टाचार की जो बात कर रहे थे, अरे जो भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन है, उसने सैकड़ों से ज्यादा भ्रष्ट नेताओं को जिस प्रकार से वॉशिंग मशीन में धो के कैसे साफ कर दिया, 2-4 नाम आपको बता दूं।
हेमंत बिस्व शर्मा बहुत बोलते हैं, शुभेंदु अधिकारी क्या असर हुआ पश्चिम बंगाल नहीं, में? बहस को और किस क्या- दिशा में लेकर जा रहे हैं आप? किस दिशा में लेकर जा रहे हैं? आज तो मुद्दा ये है ही नहीं। मैं तो नहीं, आपके तो विषय ये है कि हाँ। कुछ भी बोलने से पहले कुछ भी बोलने से नहीं। पहले ये देख लिया जाए कि उस सुखबीर पार्टी भाई, का पहले उस ये विषय में बताओ है कि क्या? संविधान और लोकतंत्र कहाँ चला गया? आज संविधान और लोकतंत्र कहाँ है? क्या अनुराग ढांडा कुछ भी बोलेगा और आप अपना किनारा कर लोगे? क्या अनुराग ढांडा की बात आपके लिए सर्वोपरि नहीं है? किनारा नहीं है, सर्वोपरि है कि जब नहीं? प्रदेश अध्यक्ष ने अरे आपके सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है और नहीं बैनर पीछे नहीं, लगा ये हुआ बात आम तो आदमी ये पार्टी बात तो का। सुखबीर तंवर जी आपको माननी होगी ना कि आपकी पार्टी के बैनर तले अगर कोई नेता अपना रिएक्शन देता है तो उस पर अगर आप एकजुट नहीं होते हैं, आप उस राय से एकमत नहीं होते हैं, तो आपकी पार्टी को, देखिए, जो विपक्षी पार्टी है, उसको मौका पार्टी से मिलता है निकाल ना? क्यों नहीं देते ऐसे आदमी को? मौका जो मिलता है पार्टी के ना, नेता सवाल है, उठाने का इसीलिए मौका तो मिलता है सुनिए, ना। सुनिए, अगर आप गलत उनकी प्रयोग जगह होते करता तो है, सवाल पार्टी आप से भी निकलवाओ उठाते। अनुराग ढांडा। यही पॉलिटिक्स है, अनुराग इसी आरोप ढांडा प्रत्यारोप पर पार्टी से राजनीति निकलवाओ। चलती है। अगर वो आपके बैनर का गलत प्रयोग करता है तो देखिए, सुखबीर तंवर जी, सुखबीर तंवर जी, जिस तरह पार्टी से- ठीक है, जवाब दे रहे हैं। डिसिप्लिनरी एक्शन लेना चाहिए ओके। आपकी पार्टी हो, को। डॉक्टर बात पंकज को बेनीवाल, लेना प्लीज। चाहिए। कर दिया ओके। और वो क्या किया जाएगा नहीं किया जाएगा उसमें किसी पार्टी विशेष के की जरूरत नहीं है कोई सलाह देने की। वो जो होगा वो पार्टी के अंदर संगठन है, वो देखेंगे। नहीं, मतलब उसमें आपके किसी सलाह की अगेंस्ट आवश्यकता जो है इस वक्त बीजेपी खड़ी है, इंडिया गठबंधन और बीजेपी के बीच में ये लड़ाई है प्रदेश में, अगर हम लोकसभा चुनाव की भी बात करें तो। लेकिन आप जो है टारगेट कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी को, और ये पहली दफा नहीं है। इससे पहले भी हमने देखा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा के लिए लगातार इस तरीके के रिएक्शन जो है वो आपकी पार्टी की तरफ से दिए जाते रहे। तो मतलब ये कांग्रेस वर्सेज आम आदमी पार्टी है या फिर बीजेपी वर्सेज इंडिया गठबंधन है? मैं तो बस इतना ही जानना चाह रही हूं। देखिए, विषय ये है, जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने समस्त देश में इस राष्ट्र के संविधान, राष्ट्र और लोकतंत्र को बचाने का प्रयास हुआ, निश्चित तौर पे ये प्रयास आगे भी जारी रहेगा। बाकी किसी ने क्या कहा ये मैं पहले बता चुका हूं, व्यक्ति की तरह है, इसका कोई मतलब नहीं है। रही बात आगे गठबंधन की, वो शीर्ष नेतृत्व फैसला करेगा, इसके अलावा इसमें कई अन्यथा कोई विषय नहीं है। ठीक है, रविंद्र डुल जी, आगे का फैसला जो है वो शीर्ष नेतृत्व करेगा, लेकिन अभी कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन जिस तरीके की तल्ख टिप्पणियां आ रही हैं उससे तो मुझे लगता है कि आगे भी कोई गुंजाइश बनती हुई दिखाई दे नहीं रही है। देखिए, मैंने बड़ा क्लियर तौर पे ये कहा है कि गठबंधन की मर्यादा का पालन करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई है कांग्रेस के किसी भी जो नेता के द्वारा, नेताओं के द्वारा। हम चुनाव लड़ने में भी अकेले सक्षम है और चुनाव को जीतने में भी सक्षम है, हम जीत करके भी दिखाएंगे। हुड्डा साहब ने जो बयान दिया है, मैं उससे बिल्कुल पूरी तरह से वाकिफियत रखता हूं कि कांग्रेस अकेले सक्षम है, कांग्रेस को गठबंधन की आवश्यकता नहीं है, इसमें कोई शक नहीं। हमने लोकसभा के समय में भी हमने यही कहा था, लेकिन चूंकि राष्ट्रीय स्तर पे गठबंधन बना था और राष्ट्रीय नीड थी, एक बहुत आवश्यक थी कि जिस प्रकार के भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रपंच रचे जाए, तो प्रपंचों को तोड़ने के लिए एक गठबंधन की आवश्यकता थी, राष्ट्रीय स्तर पर हुआ, तो उसका हमने मर्यादा का पालन करने का काम किया है। अनुराग ढांडा एक पॉलिटिकली इमेच्योर नेता है, एक पॉलिटिकल इमेच्योर व्यक्ति है, क्योंकि नेता तो इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने कुछ चुनाव कभी लड़ाई नहीं। जो लड़ेगा, मैदान में उतरेगा, उसे ही पता होगा कि भाई वो नेता है या नहीं है, उनके पल्ले कोई वोट है या नहीं है। लड़े, लड़ करके आगे आए, बताएं उसके बाद में कि हमारे पल्ले इतने वोट है भाई। अब ये बताएं कि भाई चलो ठीक है, 1 मिनट के लिए भाई इन्होंने कह दिया कि भाई हम ये है, हमारी वजह से हरियाणा के अंदर इतनी सीटें जीती है कांग्रेस, तो ये बताते हैं ना कि पंजाब के अंदर इनका क्या हुआ। आपकी विपक्षी पार्टी आरोप ये भी लगा रही है कि लोकसभा चुनाव में इम्पोज किया गया था, एक गठबंधन पर जो उम्मीदवार आपने लड़वाया है वो जबरदस्ती लड़वाया गया था, ये आरोप भी लगा रही है बीजेपी आप पर। अरे मैं ये तो कह रहा हूँ ना, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पंजाब के अंदर अलग अलग लड़ी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। पंजाब के अंदर कांग्रेस की 7 सीटें हैं, आम आदमी पार्टी सिटिंग पार्टी है, उनकी सरकार है, वो 3 पे है। ऐसा ही इतने मजबूत होती है आम आदमी पार्टी, तो पंजाब के अंदर अपने कैंडिडेट्स को जिताने का काम करती, दिल्ली के अंदर अपने कैंडिडेट्स को जिताने का काम करती, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने 7 की 7 सीटें जीती है, कांग्रेस तो वहाँ पे 0 पे बैठी है अभी तक। ठीक है, ये सवाल सुखबीर तंवर जी से मैं पूछूंगी। हरियाणा के अंदर इतना कितने इनके वोट आ गए कि इन्होंने कांग्रेस के 5 MP बना दिए। ठीक है, उससे पहले डॉक्टर पंकज बेनीवाल। देखिए, सुखबीर तंवर जी ने कहा कि बहुत बड़ा संगठन है, 1.5 लाख लोगों के संगठन की आह भरने वाले लोग, बार बार प्रोग्राम भी किए। मेरा दावा है अगर ये 1.5 लाख के 1.5 लाख लोगों के संगठन का अपना एक प्रोग्राम करके दिखा दें, 1.5 लाख भी छोड़ो, सिर्फ 10,000 पदाधिकारियों को लेकर एक बार अरविंद केजरीवाल या मनीष सिसोदिया या सुशील गुप्ता या अनुराग ढांडा या सुखबीर तंवर, कोई भी 10,000 पदाधिकारियों को लेकर बैठ के मीटिंग करके दिखा दे,
मैं यहीं बैठा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि इस पार्टी के पास कोई संगठन नहीं है। झूठी लिस्टें बनाते हैं, झूठे और मक्कार लोग हैं ये लोग। अरविंद केजरीवाल कहा करते थे कि शीला दीक्षित के खिलाफ, सोनिया गांधी के खिलाफ 600 पेजों की लिस्ट है। अरे कहां गई भाई? 10 साल से सरकार है तुम्हारी। लेकिन 10 साल से सरकार होने का नतीजा मैं आपको बताता हूं कि दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल 3 बार मुख्यमंत्री रहे, लेकिन एक एमपी नहीं जिता पाए एक बार भी। हर बार भारतीय जनता पार्टी के एमपी वहां से जीते क्योंकि मोदी जी पर जनता को भरोसा है कि देश को विकसित या देश को आगे ले जाने की राह सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के यहां से चलती है, अरविंद केजरीवाल से नहीं चलती। ऐसे ही हरियाणा के अंदर भी हुआ, पहले 7 नहीं, फिर आपको बहुमत क्यों नहीं मिला? फिर आपको अलायंस की जरूरत क्यों पड़ गई डॉक्टर पंकज बेनीवाल? नहीं, एनडीए तो हमारा शुरू से है, लेकिन भाजपा को बहुमत क्यों नहीं मिला? फिर अगर आप देख रहे हैं कि शीर्ष नेतृत्व जो है आपका देश भर में एक इतनी लोकप्रियता है एक शख्स की, तो फिर बहुमत क्यों नहीं मिला भाजपा को? कमाल है। एक आजकल जोक चल भी रहा है कि हर एक आदमी खुश है। इनकी कांग्रेस की 40 से 99 सीटें चलेगी, 100 सीटें भी नहीं आई, ये लोग खुश हैं। आप उतने खुश हैं क्या जितने पिछली दफा थे? अपनी खुशी बताइए मुझे। आप उतने खुश हैं कि जितने पिछली दफा थे? बस इतना बता दीजिए। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारत देश में भारत के जनादेश से बनी है, जनता के आशीर्वाद से बनी है। हम बहुत खुश हैं। तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री देश की जनता ने बनाया, 140 करोड़ देशवासियों ने बनाया। कोई ऐसे मजाक में नहीं बन जाता। इन सारे भ्रष्टाचारियों ने मिलकर संविधान की आड़ में, लोकतंत्र के शब्द की आड़ में कैसा एक नंगा नाच खेला पूरे देश के अंदर, कैसे जनता को बरगलाने का काम किया। लेकिन जनता ने भरोसा क्यों किया? यही तो बात है ना, बरगलाने का काम किया, लेकिन जनता ने मैंडेट में तब्दील कर दिया उसको। सोनल जी मेरी बात सुनेंगे। इन्होंने, इतने लोगों ने इकट्ठा होकर जनता को, देश की जनता को बरगलाने का काम किया, लेकिन अकेली भारतीय जनता पार्टी जितनी सीटें भी नहीं लेके आ पाए ये लोग। भारतीय जनता पार्टी की सीटों से भी इन सारे गठबंधन, इंडी गठबंधन की सीटें कम रही, और पिछली 3 योजनाओं से कांग्रेस की सीटें एक बार, तीनों भी अगर बार मिला लूं तो अब की बार जो भारतीय जनता पार्टी की सीटें आई हैं उससे भी कम रही हैं। 3 बार की सीटें मिला के 99, 40 जो भी जितनी सीटें ये लोग लेकर गए हैं पिछली 3 योजनाओं में। और आम आदमी पार्टी झूठी और मक्कार पार्टी है। इनका जब जो नेता है, जो इनका शीर्ष नेता, तो अरविंद केजरीवाल मैं नाम लेके बोलूंगा, जो रामलीला मैदान में खड़े होकर के सिर्फ शीला दीक्षित, सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सिर्फ सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इन पर कार्रवाई करने की बातें करते थे, और आज इन्हीं के साथ बैठ। लेकिन डॉक्टर पंकज बेनीवाल, ये आरोप तो आप पर भी लग सकते हैं, ये आरोप तो आप पर भी लग सकते हैं, ये तो आपका विपक्ष आप पर भी लगाता है कि आपकी वॉशिंग मशीन में सारे दाग धुल जाते हैं। ये आरोप तो फिर आप पर भी लगते हैं। सोनल जी, वॉशिंग मशीन को अलग छोड़िए, पार्टी का जन्म इसलिए हुआ है कि कांग्रेस भ्रष्टाचारी है। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किए हैं, कांग्रेस ने देश को बर्बाद किया है। उस पार्टी का जन्म ही इस शब्द के साथ होता है। और आज वो उसी कांग्रेस के साथ, जिस कांग्रेस के साथ उनके खिलाफ उनका जन्म हुआ है, तब वो कहते थे कांग्रेस से देश में लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है। आज अचानक से उसी कांग्रेस के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उन्हीं शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। ये झूठे और मक्कार लोग हैं, भ्रष्टाचारी लोग हैं। जितना भी ये इंडी गठबंधन बना, और अनुराग ढांडा के बारे में यही बात कहते रहे डॉक्टर पंकज बेनीवाल, आप चुनाव में भी यही बात कहते रहे। लेकिन देखिए, फाइट जो है वो बड़ा कड़ा मुकाबला दिया इंडिया गठबंधन ने आपको, इस बात को तो आप नकार नहीं सकते। सुखबीर तंवर कुछ कह रहे हैं, ठीक है, बहुत जल्दी से फिर मैं निशा शर्मा जी के पास जाऊंगी। ठीक है, देखिए, जिस प्रकार से डॉक्टर साहब इतना जोर लगा रहे हैं, मैं तो जो सामान्य बातें हैं दिल्ली के बारे में भी जो कह रहे थे, विगत के 28 साल से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 1997 में एक नारा चला था, भाजपा का देखो खेल, खा गई गंठा पी गई तेल। उसके बाद आज तक भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में पानी नहीं मांगा है। और जिस प्रकार से नगर निगम के भी चुनाव में जिस तरह से इन्होंने एकीकृत कर दिया सारे नगर निगम को, और उसके बाद क्या असर हुआ निश्चित। और जो ये इतनी सेखी बघार रहे हैं, पीछे जो 14 और 19 में दिल्ली के अगर हम अनुपात देखें, जो दिल्ली के 7 सीटों में जीतने का भारतीय जनता पार्टी का अनुपात था, वो 3 से 4 लाख, 4.25 लाख, 4.5 लाख तक का था। आज क्या है? नहीं, पर ऐसा क्लीन स्वीप सुखबीर तंवर जी, इसको आप कैसे डिफेंड करेंगे? दिल्ली में एक भी सीट ना आना, मतलब ये खुश है। ठीक है, दिल्ली में सब खुश है, आम आदमी पार्टी में हारे हैं। लेकिन इसके बावजूद जो आंकड़े हैं, ना तो पंकज जी जुटला सकते हैं, ना मैं जुटला सकता हूँ, ना कोई और जुटला सकता है। हकीकत ये है 4-5 लाख से जीतने वाले, अगर वोट का परसेंटेज थोड़ा कम हो गया, ठीक है,
ये तो फिर ठीक है ना, दिल बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है, ठीक है, ठीक है, हालांकि जीत है, मैं मानता हूँ इस बात में। ठीक है, लेकिन ठीक है। भैया खुश हो वहाँ लो से सुखबीर जी, आप 50,000 हार के खुश आगे- हो लो, आप हार के खुश हैं, खुश रहो। और सोनल जी ने बहुत बढ़िया डायलॉग आपके ऊपर मारा है, मैं ठीक खुश है, हो गया। ठीक है। निशा जी देखिए, कोई भी पार्टी अपने बड़े बड़े संगठन के दावे करती है, बात करती है, लेकिन परफॉर्मेंस में वो चीज दिखती है, उसके बाद उसको डिफेंड करने के लिए उसको आप कॉन्फिडेंस कहेंगे, ओवर कॉन्फिडेंस कहेंगे, किस तरीके से जज करेंगे? देखिए सोनल, मैं ये कहूंगी कि ये ओवर कॉन्फिडेंस ही है। बीजेपी का भी ये ओवर कॉन्फिडेंस, आज ये चाहे कुछ भी कहें, क्यों कहेंगे वो अपने अगेंस्ट कुछ बातें, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप तो लग ही रहे हैं। और ये भी सबके आगे है कि बीजेपी ने पहले से बहुत पिछड़ी है, और इसीलिए ये जो है उनको ये गठबंधन कह लो, या उनको अन्य सहयोगी दलों की जरूरत पड़ गई है, ठीक है ना। तो इसलिए बीजेपी का ये नहीं यहाँ खुश होने को होते रहे, क्योंकि 2014 में जब चुनाव इन्होंने लड़ा था, तब ये परिवर्तन के ऊपर लड़ा था, ठीक, तो इनको ठीक ठाक मिल गई थी सीटें। जब 19 में चुनाव लड़ा तो इन्होंने क्या बोलते हैं, ये जो पुलवामा राष्ट्रवाद को मुद्दा बनाया, हाँ मुद्दा बनाया था, और राष्ट्रवाद को मुद्दा बनाया, ठीक है, तब इनको आज की डेट में जब 24 आया, तो जब जो इन्होंने वादे किए थे वो तो पूरे किए नहीं। बेरोजगारी इस कदर तक चली गई पीछे कि हर घर में बेरोजगार युवक बैठा है, और लोग रो रहे हैं अपने इस बात को लेकर कि हाँ, कहाँ से हम अपने बच्चों को रोजगार दिलाए। पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे जो युवक हैं, और ये बीजेपी का जो हरियाणा में परफॉर्मेंस रहा है निशा जी, उसमें एक बड़ा मुद्दा बना है बेरोजगारी का मुद्दा, निश्चित तौर पर। हाँ, बेरोजगारी का मुद्दा कांग्रेस ने बनाया, ठीक है ना। ऐसे तो अग्निवीर का मुद्दा था, जो हरियाणा के दक्षिण भारत में, जो आपने देखा ही होगा सोना, कि दक्षिण भारत में जो के इलाके हैं, उधर के ज्यादा लोग जो सेना में भर्ती होते हैं, ठीक है। तो आज अग्निवीर का जो है मुद्दा भी उछला था, तो कहाँ गया? तो बीजेपी ने कौन सा अपना सिर्फ अग्निवीर को ये कह दिया कि हम इसमें परिवर्तन नहीं करते, और आज वो अन्य सहयोगी दल जो कह रहे हैं कि नहीं, अग्निवीर की समीक्षा करनी चाहिए, इस पर पुनः विचार करना चाहिए, तो मान गए उनकी बात। तो ये कहाँ की आपकी आवाज नहीं आ रही है निशा जी, आप अनम्यूट कीजिए। अपने आप से बदल जाते हैं, लेकिन ये लोग भी तो बदल रहे हैं। अग्निवीर का जो मुद्दा था, इतना अहम मुद्दा था, जिससे लोगों को इतना रोजगार मिलने वाला था, लेकिन इन्होंने क्या किया, उसको अग्निवीर वो करके और खाली कर दिया। तो ये कहाँ है? महंगाई है, इतनी बढ़ चुकी है, कहाँ से कहाँ चली गई है महंगाई। ये मुद्दे ग्राउंड पर दिखाई भी दिए हैं निशा जी। इस बार का जो चुनाव है उसमें जो वोटर है उसका जो माइंडसेट है वो बिल्कुल पूरे तरीके से बदला हुआ नजर आया है। अब की बार मुद्दे तो अलग रह ही रहे हैं, एक वेव जो है वो एक अलग तरह की भी दिखाई दी है। डॉक्टर पंकज बेनीवाल, जिस तरीके से निशा जी भी कह रही हैं कि बहुत सारे मुद्दे आपने 2014 में उठाए, उसका पूरा फायदा मिला, जो राष्ट्रीय मुद्दे रहे उनका पूरा फायदा मिला, 2019 में भी फायदा मिला, लेकिन इस बार लहर कुछ बदली है, मुद्दे कुछ बदले हैं, और उन मुद्दों पर आप जो है समाधान नहीं निकाल पाए, और आपने विपक्षी पार्टी को मौका दे दिया कि वो उन मुद्दों को भुना सके। देखिए सोनल जी, राष्ट्र प्रथम 2014 में भी बोले हम, 2019 में भी बोले, 2024 में बोले, 29 में बोलेंगे, 47 में बोलेंगे। जब भी चुनाव होगा या जब भी हम बोलेंगे, राष्ट्र प्रथम बोलेंगे कि देश हमारे लिए सबसे पहले है, हमारा इन जैसा भ्रष्टाचारियों का नहीं। ये इन सारों का मुद्दा क्या था? लेकिन बेरोजगारी और महंगाई क्या आपके लिए पहले नहीं है? सोनल जी, सब कुछ है, सब कुछ है। जब देश पहले हो गया तो देश सबसे पहले हो गया ना, उसमें सारे ही मुद्दे नहीं, देश नेशन फर्स्ट, ओके, ऑल राइट, उसमें सारे मुद्दे कवर हो जाते हैं। हर एक देशवासी की बात रखी जाती है उसमें, हर एक देशवासी का साथ, लेकिन फिर ये मुद्दे टुकड़ों में बंट क्यों गए? जब देश सबसे पहले, तो फिर इतने टुकड़े कैसे हो गए? डॉक्टर पंकज बेनीवाल, मैं सोनल जी, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। इंडी गठबंधन बना, इन्होंने सब जगह इकट्ठी वोटें डलवाने की कोशिश की। दिल्ली के अंदर कांग्रेस ने और आम आदमी पार्टी ने सबने मिलकर एक ही डोल में वोट डालने की कोशिश की, लेकिन नरेंद्र मोदी जी फिर जीत गए, भारतीय जनता पार्टी फिर जीत गई, एनडीए फिर जीत गया। ऐसे यूपी के अंदर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने अपना अलायंस किया,
ये सारे अलग अलग लड़के देख लेते। मेरा दावा है 400 प्यार का 450 पार करके दिखाती भारतीय जनता पार्टी, एनडीए की सरकार। आज मैं दावा करता हूं इस चीज के लिए, ये अलग अलग लड़के चुनाव लड़के दिखा देते। इन्होंने अपने ही लोगों को बरगलाकर, झूठ बोलकर कि वो ऐसे कर देंगे, वो प्रधानमंत्री बनेगा, वो मुख्यमंत्री बनेगा, और अच्छा, ऐसे मतलब वोटों को आप पोलराइज- अलायंस में रहे ये तो बहुत वोटों को अच्छी बात, पोलराइज- दूसरा कोई अलायंस बना ले तो फिर अलग मुद्दा छिड़ जाता है। ये तो आपने भी तो आज अलायंस में ही सरकार बनाई है ना। सोनल जी, बातें समझनी तीसरी बार पड़ेगी। अगर संसदीय दल के नेता चुने गए हैं नरेंद्र मोदी, तो फिर वो किसी ना किसी दल के सहयोग से ही चुने गए हैं ना। वो मैं तो कह रहा हूं, एनडीए पहले से है, यूपीए भी पहले से था, लेकिन ये इंडिया अलायंस अचानक से आया। सारे भ्रष्टाचारियों ने मिलकर एक अलायंस बनाया। अब कहां है वो अलायंस? मैं पूछना चाहता हूं कि अब संविधान कहां चला गया? अब संविधान बच गया क्या? क्या इनके कहने से संविधान खतरे में आ गया था क्या? क्या लोकतंत्र खतरे में आ गया था क्या? अब संविधान और लोकतंत्र की बातें ये लोग क्यों नहीं करते? अब क्यों अनुराग ढांडा या सुशील गुप्ता कुछ कुछ बातें करते हैं, या भूपेंद्र सिंह हुड्डा कुछ और अलग से बातें करते हैं? क्यों कर रहे हैं? आज कौन है इनका मुद्दा? वही है कि लोकतंत्र को बचाएंगे, आज संविधान को बचाएंगे। क्यों नहीं कर रहे हैं आज ये बातें? ठीक है, इनको ठीक कुछ है। नहीं था। रविंद्र जी कुछ कह रहे लालसा थी इन लोगों हैं। ठीक को, है, सिर्फ सत्ता की लालसा। ठीक है रविंद्र जी। राहुल जी ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि मैं जो भी चाहूं नरेंद्र मोदी जी से कहलवा सकता हूं, और आज जो है पहली बार नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। एनडीए के जब नेता चुने गए उसके बाद उन्होंने संविधान को उठा करके अपने माथे के लगाया, ये भी पहली बार हुआ है। ये केवल इसी कारण से हुआ है कि राहुल जी ने बड़ा स्पष्ट तौर पे इस मुद्दे को उठाया था, और उस चीज को हम आज भी मेंटेन करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को समाप्त करना चाहती है, उसे बदलना चाहती है। लेकिन इनके अब की बार जो है मजबूरी से मैं नहीं हम के कारण जो है इनकी मैं निकल करके अब हम हो गई। वो हम इसलिए हुई है क्योंकि जनता ने इनको मोदी जी लेकिन को ये कह रहे हैं कि आप काम किया। हमसे मैं हो गए। नहीं, ये मैं से हम हुए, ये मैं से। आप ये बताइए कि मोदी जी ने आज अपने 62 मिनट के भाषण के अंदर, इससे पहले मोदी जी के भाषण में मैं होता था, अब 62 मिनट के भाषण में 19 बार एनडीए का शब्द का इस्तेमाल किया है। कभी भी भारतीय जनता पार्टी तक का भी इस्तेमाल नहीं करते थे, कहते थे मोदी की गारंटी है, ये नहीं कहते थे कि भाजपा की गारंटी है। मोदी जी ने इससे पहले कभी भाजपा का भी नाम नहीं लिया, अब की बार एनडीए का नाम आज 19 बार लिए। आज में ये है बदलाव, और संविधान को अपने मस्तक के ऊपर लगाने का काम किया है, ये है बदलाव। और ये बदलाव अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो देखिए आगे क्या क्या करना पड़ेगा इनको। इनका किसी भी एजेंडा को किसी भी एजेंडा को हम आगे नहीं चलने देंगे। 30 लाख करोड़ का जो भ्रष्टाचार जो इन्होंने शेयर मार्केट में किया है, उसका भी हिसाब जो है जनता लेगी। ठीक है सुखबीर तंवर जी, रविंद्र जी कह रहे हैं कि ये उन्हीं की कोशिशों का परिणाम है कि आज बदले से नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। देखिए, इसमें मैं रविंद्र भाई की बात को आगे बढ़ाते हुए कहना ये चाहता हूं कि विगत के 10 वर्षों में एक भी बयान मोदी जी का बता दे जिसमें उन्होंने कहीं एनडीए का नाम लिया हो, एक भी। मैं चैलेंज करता हूं, कहीं एनडीए नहीं था। ये तो अब हालात ऐसे आगे कि आज जैसा कि रविंद्र भाई बता रहे हैं कि भाई इतनी बारी नाम लिया 62 मिनट के भाषण में, निश्चित तौर पे ये बदलाव का संकेत है। और एक बात मैं आपको बता दूं, अयोध्या और अयोध्या के आसपास और उत्तर प्रदेश में जो विफलता इनके हिस्से में आई है, उसके बाद मात्र 1 घंटे से समय में ये भगवान श्री राम को भूल गए, श्री जगन्नाथ जी के पास चले गए। ये उस दिन जिस दिन परिणाम आया उस दिन भी 1 घंटे की बात थी, और आज भी ठीक है व्यक्ति आपकी आवाज में अपने थोड़ा आराधे दिक्कत आ को रही है। कुछ मिनटों में भूल जाए, वो उस आदमी से इस देश की जनता क्या आशा रखेगी? निश्चित तौर पे ये झूठे लोग हैं, और अनेक बार इन्होंने ये साबित किया है। ठीक है, डॉक्टर पंकज बेनीवाल जी। अभी सुखबीर तंवर जी जिस तरीके से कह रहे हैं, रविंद्र डुल जी कह रहे हैं कि ये तो हमारी कोशिशों का परिणाम है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान को सिर माथे लगा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया और जनता को इस हद तक आश्वस्त कर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदलना पड़ा। ये कभी देखते नहीं है शायद पुरानी चीजों को, आज जो नई चीज सामने होती है उसी को देख रहे हैं। हर बार संविधान के साथ बात किया जाता है और एनडीए शब्द का प्रयोग हर बार किया जाता है, हर एक अपने अभिभाषण में किया जाता है, लेकिन ये लोग सुनना नहीं चाहते। भारतीय जनता ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी बातों को बरगलाने की, वही मैं कह रहा हूं बार बार, में जनता को बरगलाने की कोशिश करते हैं। आपको तो सुखबीर तंवर जी,
सुखबीर जी, स्वाति मालीवाल के केस में आप लोग कुछ नहीं बोल पाए। स्वाति मालीवाल के लो जी, अब आपकी दिल्ली की फाइल्स खुलना शुरू हो गई है। आपके उस विभाग के लिए रोडों पर गए, मनीष सिसोदिया के लिए रोड पर क्यों नहीं गए? मनीष सिसोदिया के लिए रोड पर नहीं गए, लेकिन विभव कुमार के लिए आप भी तो कहीं से कहीं जा रहे हैं। मैं भी आपको तो आपकी दिल्ली आपको आपकी दिल्ली दिखा दो तू कि आपकी दिल्ली में क्या क्या हो रहा है। दिल्ली के सीएम हाउस, अरे आपके संयोजक के घर के अंदर महिला सेफ नहीं है। राज्यसभा सांसद है, राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल, स्वाति मालीवाल महिला जो है राज्यसभा सांसद, महिला आयोग की 2 चेयरपर्सन थी। ठीक है, आज का मुद्दा थोड़ा अलग है हमारा, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। मुझे तो पता है क्या है, ठीक है, मैं पता है मुद्दा क्या है, मैं जानता हूँ, लेकिन आपको दिल्ली का भ्रमण तो करा दूं कि आपकी पार्टी के संयोजक कैसे करते हैं। आपको तो सुखबीर तंवर जी, आपको तो शर्म आनी चाहिए कि आप ऐसे आदमी को डिफेंड कर रहे हैं बैठ के। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप ऐसे आदमी को बैठ के डिफेंड कर रहे हैं टीवी के ऊपर, जिसके घर के अंदर राज्यसभा सांसद के साथ बदसलूकी की गई, जिसके साथ राज्यसभा सांसद जो महिला थी उसके साथ बदसलूकी की गई। आपको नहीं करनी चाहिए। आप लोग यहाँ बैठकर पोपट की तरह बोलते हैं। आज आपने अनुराग ढांडा की बात को जुटला दिया। क्या अनुराग ढांडा की बातों का कोई महत्व नहीं है आप लोगों के लिए? अनुराग ढांडा की बात को महत्व रखती है कि नहीं रखती है? आप ये बता दें, रखती है कि नहीं रखती है? अगर सुखबीर तंवर आज आप ये बताओ, कोई बात बोल के जाएगा तो उसे आम आदमी पार्टी पल्ला झाड़ने की क्या? अरे पल्ला झाड़ने की, ये बताओ आप। हम श्री राम के हैं, थे और रहेंगे। अरे आस्था लेकिन श्री राम की नगरी अयोध्या में हारने के बाद अयोध्या वासियों को इतनी गालियां क्यों दी जा रही हैं? ये भी तो एक बड़ा सवाल है ना, कि अगर आप अयोध्या लूज कर जाते हैं, अयोध्या। हाँ, पंकज बेनीवाल जी, आस्था का प्रतीक है श्री राम भी, जगन्नाथपुरी जी भी, सारे के सारे जितने भी देवी देवता हैं वो आस्था का प्रतीक है। मिनटों में जोड़ दिया पूरा देश, अरे पूरा देश हर एक आस्था से जुड़ा हुआ है। कोई शिरडी साईं से जुड़ा हुआ है, कोई माता वैष्णो देवी से जुड़ा हुआ है, कोई बजरंग बली से जुड़ा हुआ है, कोई सुखबीर तंवर जी, they are succeeding in that ना, they are succeeding in that, they are making their own strategy। क्या दिक्कत है फिर? क्या दिक्कत है सुखबीर तंवर जी? नहीं, मैं मान रहा हूँ। आप कुछ मिनटों में छोड़ दिया, आप आस्था, कुछ मिनटों में छोड़ दिया आपने। ठीक है, अगर आपकी आस्था नहीं है, ठीक है, चलिए ठीक है। अब आस्था से थोड़ा बाहर आ जाते हैं, आस्था से बाहर आ जाते हैं, मंदिर मस्जिद से बाहर आए जरा और मुद्दे पर बात करें। हम आज के मसले पर आ जाते हैं जरा, मंदिर मस्जिद छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। जनता में ही बहुत जोर शोर से इन पर चर्चा हो चुकी है, अब थोड़ा सा होल्ड कर लेते हैं, कोई बात नहीं। निशा जी देखिए, जब बात भीतर घात की होती है, आरोपों पे वार पलटवार की होती है, फिर कुछ ऐसी फाइल्स खोल दी जाती हैं जिसपे अपने अपने नेता को डिफेंड करने की भी कोशिश करते हैं और फिर घेरने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन देखिए, मैं फिर से उसी बात पर आना चाहूंगी कि अगर आपका कोई रिप्रेजेंटेटिव जो है किसी तरीके का रिएक्शन देता है तो क्या पार्टी उससे पल्ला झाड़ ले तो बस बात बन जाती है क्या? जी नहीं, मैं इसमें यही कहूंगी सोनम कि देखिए, आरोप और प्रत्यारोप चलते हैं, हर राजनीति में चलते हैं, हर पार्टी में चलते हैं। लेकिन अगर कोई गंभीर आरोप लगता है, जैसे कि अभी लगाया गया अनुराग ढांडा ने, तो उसके ऊपर मुझे ये कहना है कि अवश्य ही निश्चित रूप से कोई ना कोई कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये कहा है और कि कांग्रेस अपने आप में सक्षम है, नो डाउट कि वो सक्षम है, लेकिन फिर भी जब अलायंस हुआ है और अनुराग ढांडा ये आरोप लगा रहे हैं तो उस पर मंथन करना जरूरी बनता है, क्योंकि मंथन और थोड़ा टाइमिंग पर भी सवाल उठ जाते हैं ना निशा जी। अभी आपने लोकसभा चुनाव गठबंधन में लड़ा, लेकिन उसके 3 दिन बाद अगर आप उस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, तो थोड़ा सा लगता नहीं कि आपको थोड़ा संयम बरतने की जरूरत है अभी फिलहाल के लिए? बिल्कुल, मैंने पहले भी कहा कि 4 महीने बाद विधानसभा चुनाव है, क्योंकि ऐसे में ऐसा बयान आना तो ये ना कि कांग्रेस के लिए बल्कि आम आदमी पार्टी के लिए भी अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि ये ऐसे बयान जो है जरूर निश्चित रूप से नुकसानदेह ही होते हैं, क्योंकि फायदे के लिए ये आरोप नहीं होते। जब तक पार्टी को, मैं चाहूंगी कि पार्टी को इसके ऊपर
इस संगीन आरोप के ऊपर मंथन जरूर करना चाहिए और कार्रवाई भी करनी चाहिए, तभी आगे इसका वो होना चाहिए। ठीक है रविंद्र डुलजी, तो क्या एक तरीके से हम ये मान कर चलें कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी तरीके से क्लैरिटी दे चुके हैं कि वो पूरे तरीके से सक्षम है, उनको किसी गठबंधन की जरूरत नहीं है, तो क्या जो संभावनाएं जो अटकलें चल रही हैं उन पर आपकी तरफ से लगाम माना जाए या फिर अभी भी कुछ संशय है? हमारी तरफ से बिल्कुल क्लियर तौर पे कन्वे पहले भी किया जा चुका है, किया भी था लोकसभा चुनाव से पहले भी किया था, आज भी हम कह रहे हैं हमें गठबंधन की हरियाणा में बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, ना ही हमें कोई फायदा इसका मिलेगा, ना ही कोई और इस कोई फायदा देने में सक्षम। हम अपनी तैयारी कर रहे हैं और तैयारी करके हम चुनाव में कूदने जा रहे हैं, आने वाली सरकार कांग्रेस की होगी, ये हम आश्वस्त करते हैं। ठीक है डॉक्टर पंकज बेनीवाल, एक बहुत छोटा सा रिएक्शन, समय नहीं है सर मेरे पास। 90 की 90 विधानसभाओं पे भारतीय जनता पार्टी ने लोगों से बातचीत करना स्टार्ट कर दिया है। जहां जहां जिस भी लोकसभा जो हमने 5 लूज की हैं वहां पर ज्यादा फोकस है, बाकी तो 90 की 90 पे है, लेकिन जिन 5 हमने लॉस किया है उन लॉस किए हुए उन पर हम विचार कर रहे हैं कि क्यों ऐसा हुआ है, किन किन कारणों से हमारे को दिक्कतें आई, उन सब कारणों को दूर किया जाएगा। और आने वाले समय में जो 2024 में अक्टूबर में चुनाव होने वाले हैं वहां पर फिर से भारतीय जनता पार्टी की, जैसे आज सेंटर में सरकार बनी है, वैसे तीसरी बार हरियाणा में भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की ही बनेगी। ठीक है डॉक्टर पंकज बेनीवाल, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रविंद्र ढुल जी, सुखबीर तंवर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। निशा शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में दो फाड़ नजर आ रही हैं। अभी अभी लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं, जिस एक सीट पर गठबंधन में पार्टी लड़ी थी वहां पर हार का सामना करना पड़ा, लेकिन अभी विचारों में भी मतभेद आना नजर आ रहा है और लगातार सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि उनको किसी गठबंधन की जरूरत नहीं है, लेकिन साथ ही साथ इंडिया गठबंधन जो अपने आप में एक बड़ा मैंडेट लेकर आया है, कॉन्फिडेंट मोड पर नजर आ रहा है, उससे प्रदेश और देश में जो ये एक डिफरेंस नजर आ रहा है, इसको लेकर जो बीजेपी है वो लगातार घेरने की कोशिश जरूर कर रही है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर।